अभी मैंने जैसे बताया कि बेकारी की समस्या पैदा हो गई थी और जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गई थी क्योंकि उस टाइम का माहौल ही बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अब क्या हुआ, लुई सोलवा को क्या क्या विवश हो गया। वो स्टेट्स जनरल की बैठक जो है उसको बुलाने के लिए वो विवश हो गया। 175 वर्षों तक, मैंने जैसे पहले ही बताया कि 175 वर्षों तक स्टेट्स जनरल जो कि फ्रांस की प्रतिनिधि सभा थी उसकी बैठक बुलाई ही नहीं गई थी। अब जनता भी बहुत ज्यादा उग्र हो गई थी और क्योंकि समस्या बहुत ज्यादा पैदा हो गई थी और यहाँ तक कि लुई सोलवा को भी जो है धन की आवश्यकता पड़ गई थी। तो अब वो सोचता है कि कर कर का मतलब जो एक निश्चित किया जाए, बढ़ाया जाए, या बढ़ाने की ही बात हो रही थी। तो इसके लिए क्या हुआ, स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती है। 5 मई 1789 को जो है स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती है। पेरिस के वर्साई के महल में ये बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में तीनों जो स्टेट्स के जो भी वर्ग के जितने भी सदस्य थे, लोग थे, तीनों इस बैठक में भाग लेते हैं। प्रथम स्टेट्स के वर्ग के लोग, द्वितीय स्टेट्स के वर्ग के लोग और तृतीय स्टेट के वर्ग के लोग भाग लेते हैं। अब क्या होता है ना, अब मतलब तृतीय स्टेट के जो वर्ग के लोग रहते हैं तो वो चाहते हैं कि एक जो भी मताधिकार जो है, निर्वाचन जो है, वो बहुत ही प्रत्यक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर बनाकर जो है सभी प्रतिनिधियों के लिए मत का अधिकार दिया जाए। लेकिन क्या होता है ना, मतलब वो तो चाहते हैं लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर ही मत का अधिकार हो, लेकिन क्या होता है ना, लुई सोलवा जो रहता है पादरी और कुलीन वर्ग के प्रभाव में आकर इन मांगों को, तृतीय स्टेट के मांग को क्या है वो निरस्त कर देता है, वो नहीं मानता है। उसके बाद क्या होता है, अब जनता कर तो देगी नहीं और यहाँ तक कि लोकतांत्रिक अधिकारों का उनका हनन भी हो रहा है। तो अब जनता क्या करती है, वो क्या करती है, अब राष्ट्रीय सभा का गठन अब देखेंगे कि कैसा होता है। अब ये जो जनता है फिर एक बैठक करती है, ठीक है। वर्साई के टेनिस कोर्ट में ये एक बैठक करती है। कब करती है, 20 जून 1789 को जो है, 20 जून 1789 को क्या होता है, तृतीय स्टेट के लोग जो है टेनिस कोर्ट की शपथ लेते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ, ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट, ठीक है। कब लेते हैं, 20 जून 1789 को ये शपथ लेते हैं। और शपथ लेने के बाद शपथ लेने के साथ वो क्या चाहते हैं कि शपथ लेने के साथ ही वो चाहते हैं कि जब तक जो है जब तक लुई सोलवा जो निरंकुश राजतंत्र है उसकी शासन व्यवस्था जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक हम इस राष्ट्रीय सभा को जो है, जो राष्ट्रीय सभा एक जो चल रही होती है तृतीय स्टेट में, उसको हम बंद नहीं करेंगे, ठीक है, बंद नहीं करेंगे। क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि जो भी मतलब कर जो भी व्यवस्था लग रही है अब हम लोग को छुटकारा मिलना चाहिए। तो जनता भी अब आवाज उठाती है और टेनिस कोर्ट की शपथ लेती है और बोलती है कि हम लोग को संवैधानिक जो है अधिकार मिलने चाहिए और एक ऐसा संविधान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारे जो भी अधिकार है वो हम लोग को मिल सके। उसके बाद क्या होता है, जनता बहुत हद तक क्या है उद्वेलित हो जाती है। अब ये सब जो चीजें हैं, राष्ट्रीय सभा का भी जो भी सभा चल रही होती है, अब लुई सोलवा को पता चलता है कि ये सारी जो सभा है वो चल रही है, तो वो क्या करता है, पेरिस में अपने सैनिक को भेज देता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या है, पेरिस में अपने सैनिकों को भेजता है और जनता भी क्या करती है, और उस टाइम स्थिति और भयावह हो जाती है। मतलब पूरी तरीके से अव्यवस्था फैल जाती है और जनता जो है पाव रोटी खाना भी उन लोगों के लिए बहुत ही दुश्वार हो जाता है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच जाती है। तो जनता उग्र हो जाती है और बास्तिल जो है एक किला है, एकदम इंपॉर्टेंट आप रखोगे, बास्तिल क्या है, एक किला है, बास्तिल किला है। और उसके बाद जनता जो है क्या करती है, 14 जुलाई 1789 को जो है जनता जो है
पहुंचती है बास्तिल के किले पे। और जनता क्या करती है, बास्तिल क्या है, एक क्या है, बास्तिल जो है वो कैद करने वाला एक गृह है, ठीक है। उसमें से क्या करती है जनता जो है, मात्र 7 कैद जो किए हुए जो गृह में जो लोग रहते हैं उनको क्या करती है, बचाती है, छुड़ाती है, और उस किले को क्या करती है, पूरी तरीके से ध्वस्त कर देती है, पूरी तरीके से ध्वस्त करती है। कब? 14 जुलाई 1789 को। तो जब 14 जुलाई 1789 को जो है जनता जो है उस भीड़ को जो है मतलब किले को पूरे तरीके से नष्ट करके उसकी स्मृति चिन्हों को जो है वो जगह जगह क्या करती है, बेच देती है। और बास्तिल का जो किला रहता है वो निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक भी रहता है। तो ये सारी व्यवस्था जो है वो हो रही होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बास्तिल का जो भी किला है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, और लोग क्या करते हैं, पूरे तरीके से अधिकारों की मांग करते हैं, और सामंतों का जो एक बोलबाला रहता है उस पे किसान अपने अधिकार जमाते हैं, और सामंतों की भी स्थिति बहुत हद तक जो है वो खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि जो भी दस्तावेज होते हैं, जो भी किसानों की जो भूमि के दस्तावेज होते हैं, उस पे किसान लोग अपना अधिकार जमा लेते हैं। अधिकार जमाने के साथ जो है स्थिति बहुत बहुत हद तक खराब होती जाती है। लेकिन फिर उसके बाद क्या करता, जब ये सारी स्थितियां जब उत्पन्न हो रही होती हैं, तो लुई 16वां क्या करता है, वो अब संवैधानिक तरीके से राजतंत्र मानने के लिए क्या है, वो विवश हो जाता है। और फिर उसके बाद राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली नाम की एक सभा की व्यवस्था होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सभा की, तो अभी मैंने ये बताया कि बास्तिल का पतन इस तरह से हो जाता है, और बास्तिल का पतन जो है वो 14 जुलाई 1789 को होता है। उसके बाद यही 14 जुलाई, पहले ही मैंने बता दिया कि ये एकदम याद रखना है, जिस दिन बास्तिल का पतन हुआ 14 जुलाई 1789 को, उसी टाइम फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 14 जुलाई 1789 को। इस दिन बास्तिल का पतन हो गया। अब देखते हैं कि राजा तो लुई 16वां तो विवश हो जाता है कि अब जो है अब क्या करना है। अब जनता उग्र हो गई थी, तो अब संवैधानिक राजतंत्र के लिए वो तैयार हो जाता है कि अब जिस तरह से जो जनता है वो कहेगी, विवश हो जाता है। खुशी से तो नहीं चाहता है कि ये सारी व्यवस्था हो, लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, फिर अब वो विवश हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियों के बारे में बोलते हैं। जो थर्ड स्टेट्स जो है नेशनल असेंबली जो गठित करती है, अब हम उसकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय सभा की जो बैठक है वो 4 अगस्त 1789 को होती है। 4 अगस्त 1789 को होती है। अब इसकी उपलब्धियों के बारे में हम देखें तो राष्ट्रीय सभा क्या करती है, जितनी भी किसानों की जो भूमि है वो मतलब एक तरह से छीन ली जाती है, और पहले ही मैंने बताया कि पादरियों के द्वारा टीथे नाम का धार्मिक कर लगाया जाता है। ये सब को निरस्त कर दिया जाता है कि अब जो किसान जो है वो ये सब टीथे और टाइल ये सब तरह के कर नहीं देंगे। अगर देंगे भी तो सभी तरह के वर्ग जो है वो कर देंगे, ठीक है। कोई विवश नहीं है कि एक ही तबका जो है, एक ही वर्ग और एक ही स्टेट के जो लोग हैं वो सारे कर को देंगे। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियों के बारे में। और हम चीज देखें तो जितनी भी संपत्ति जो चर्च के अधीन रहती है उसको क्या करते हैं, जब्त कर ली जाती है। और इस तरह से जो है जो फ्रांसीसी मुद्रा जो रहती है, लिवरेज जिसको बोलते हैं, उससे 20 अरब का जो है फायदा होता है, ठीक है, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को। तो स्थितियां जो है वो बहुत हद तक जो है वो पटरी पे आ रही होती है। फिर उसके बाद हम देखें तो उसके बाद राष्ट्रीय सभा क्या करता है, एक संविधान बनाता है, ठीक है। 1791 में राष्ट्रीय सभा एक संविधान बनाता है, जिसके तहत क्या होता है, लोगों को मतलब 26 अगस्त 1789 को क्या है, पहले तो नहीं, राष्ट्रीय सभा के दौरान ही 26 अगस्त 1789 को
इस सभा के द्वारा जो है 26 अगस्त 1789 को जो है मानव और नागरिकों के अधिकारों, एकदम याद रखना है, मानव और नागरिकों के घोषणा पत्र जारी होते हैं। जारी होते हैं क्यों? क्योंकि मानव का जो भी अधिकार है वो जन्मजात है। क्योंकि मतलब जो भी अधिकार है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि स्थिति तो पहले से, मतलब स्टेट्स जो भी प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के द्वारा जो है इनके अधिकारों को क्या कर लिया जाता है, पूरे तरीके से कब्जा कर लिया जाता है, उनको अधिकारों से जो है वंचित किया जाता है। तो 26 मतलब राष्ट्रीय सभा तो अब थर्ड स्टेट्स, जो तृतीय स्टेट के भी जो लोग हैं वो उसी के द्वारा ही ना, मतलब जो भी मतलब रूल रेगुलेशंस बन रहे थे उनके हितों को ध्यान में रखकर ही बन रहे थे। तो उसके बाद डिक्लेयर होता है कि 26 अगस्त 1789 को मानव और अधिकारों के नागरिकों के घोषणा पत्र जारी होते हैं। इसके द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार मिलता है, फिर उसके बाद जिसको जो धर्म मानना है वो अधिकार मिलता है, मतलब हर तरह से जो है खुशहाली के दिन आ जाते हैं। उसके बाद 1791 में राष्ट्रीय सभा क्या करती है, 1791 में संविधान एक बनाती है। इस संविधान के द्वारा जो है शक्ति के पृथक्करण का, जो मैंने पहले बताया था, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा जो है जो शासन जो है एक हाथ में नहीं रखा गया और शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको लागू किया गया। किसके द्वारा? तो 1791 के संविधान के द्वारा। इस संविधान के द्वारा जो है मतलब मताधिकार का अधिकार भी मिला, सक्रिय नागरिक को एक मतलब मतदान का अधिकार मिला था, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। तो सक्रिय नागरिक जो थे 25 वर्ष से जो अधिक आयु के वर्ग के जो लोग होते थे उनको क्या है, सक्रिय नागरिकता का अधिकार दिया गया और वो कर देते थे। और लेकिन निष्क्रिय नागरिक क्या था, ठीक है, इसके दौरान जो सक्रिय नागरिक जो 25 वर्ष से अधिक वर्ग के लोग थे, और निष्क्रिय नागरिक कौन थे? महिलाएं थी और पुरुष थे जो कि 25 वर्ष से कम थे। इन लोगों को अधिकार नहीं दिया गया था। अब ये सारी व्यवस्था तो चल रही है, एक तरह से व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे जो है पटरी पे आ रही थी। लुई 16वां विवश तो था ही, राजतंत्रात्मक शासन, संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अधीन सिर्फ वो एक राजा बनकर रह गया था। अब किसको अच्छा लगेगा कि उसकी स्थितियां जो हैं, पहले जो स्थिति और बहुत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, तो कोई ये नहीं चाहेगा कि उसकी स्थिति खराब हो जाए और उसके अधिकारों का हनन हो सके। अब वो क्या करता है, प्रसा के राजा के साथ क्या है, गुप्त संधि कर लेता है। गुप्त संधि के द्वारा वो क्या करता है, गुप्त संधि करता है प्रसा के राजा के साथ, और इस तरह से क्या होता है, गुप्त संधि कर लेता है। गुप्त संधि के बाद जो है वो खिलाफ, मतलब अब क्या है, प्रसा के राजा अब सोचता है, और इससे क्या होना, प्रसा का राजा भी लुई 16वां की मदद करता है। लुई 16वां की मदद करता है क्योंकि यूरोपीय जो देश है, फ्रांस की जो स्थिति जो है एक पटरी पे आ रही थी, तो यूरोपीय देश भी है वो सोचने लगे कि हम लोग भी जैसे अपने नागरिकों का और अपने जनता का शोषण कर रहे हैं, तो हम लोग के भी कंट्री के जो लोग हैं वो आवाज उठाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ, प्रसा का राजा जो है, लुई 16वां जो है, वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, राष्ट्रीय सभा जो है, जो भी नागरिक होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं, वो लोग भी जो है युद्ध की जो है वो घोषणा कर देते हैं। युद्ध की घोषणा के साथ जो है मिराबियो और आबेसिये नाम के जो दो व्यक्ति हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिराबियो और आबेसिये जो है, इनके नेतृत्व में जो है एक क्या कहते हैं ना, कुलीनों और राजाओं का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध होता है, और ये युद्ध होने के बाद जो है जो जनता जो है वो पेरिस की ओर आगे बढ़ती है, और मार्सिले नामक गीत गा के जो है वो आगे बढ़ती है, और बहुत अच्छे तरीके से युद्ध में भाग लेती है। युद्ध में भाग लेने के बाद क्या होता है
युद्ध में भाग लेने के बाद जो है बहुत मतलब स्थिति तो फिर से एक तरह से खराब होने लग जाती है। फिर उसके बाद जो है स्थिति बहुत हद तक क्या होता है, अव्यवस्था आने लगती है। फिर राजा मतलब प्रजा के साथ मिल जाता है और इधर युद्ध भी चल रहा होता है और इस युद्ध की इससे फिर मतलब अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा जो है खराब वातावरण जो है खराब होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं फिर उसके बाद जो भी अव्यवस्था जो है वो खराब होने लगती है, तो एक जनता जो है थर्ड स्टेट के भी जो लोग हैं वो एक जगह संगठित होते हैं, एक क्लब में संगठित होते हैं और वहां पे इन समस्याओं का पे चर्चा करते हैं कि इन अब समस्याओं से कैसे निपटारा किया जाए। तो उसके बाद क्या है, एक क्लब में वो लोग संगठित होते हैं, तो क्या बोलते हैं, जैकोबिन, मतलब एक जैकोबिन एक क्लब बन जाता है और वहां पे एक दल की जो है वो व्यवस्था हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब में लोग क्या करते हैं, संगठित हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, इस दल का एक नेता खड़ा हो जाता है जिसको बोलते हैं मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर्स ये क्या करता है, वो प्रजातंत्र का जो है वो पोषक रहता है। वो चाहता है कि जो भी व्यवस्था है, जो भी स्थिति है, वो प्रजातंत्र के अंतर्गत ही रहे। इसके लिए वो क्या करता है, वो जितने भी किसान हैं, छोटे छोटे जो लोग रहते हैं, वो सारे जो है क्लब में एकत्रित होते हैं। इस तरह से क्या है, जैकोबिन दल की स्थापना हो जाती है। फिर धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, जैकोबिन क्या करते हैं, अपने को या उनका जो एक पहनावा जो रहता है वो अपने को एकदम ब्रेचेस और जो भी एक पहनावा रहता है, लंबी धारीदार एक कमीज रहता है वो पहनते हैं और एक स्वतंत्रता के रूप में जो है एक लाल रंग की टोपी भी पहनते हैं। तो इस तरह से जो है जैकोबिन जो है बहुत हद तक जो है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के नेतृत्व में फिर से एक तरीके से स्थिति सुधरती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैकोबिन दल में ही जो है दो गुट विभाजित होते हैं, एक जीरोंदिस्ट और जो कि उदारवादी होते हैं और जो भी मैक्सिमिलियन जो है वो तो उग्रपंथी एक रूप इख्तियार करता है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था वो चाहता है, लेकिन जो भी जो लोग रहते हैं, कुलीन है, पादरी है और जीरोंदिस्ट है, उसको क्या करता है, गिलोटीन पर चढ़ा दिया करता है। मतलब हमेशा सजा दे देता है, जो कि गणतंत्र के खिलाफ रहते हैं, जो लोग रहते हैं उनके। फिर उसके बाद इस तरह से क्या होता है, ये सारी व्यवस्था चल रही होती है और उसके बाद क्या करता है, मतलब राष्ट्रीय सभा के साथ ही एक कन्वेंशन आता है और वो क्या करता है, लुई सोलवा को क्या करता है, लुई सोलवा को क्या करता है, गिलोटीन पर चढ़ा देता है। देशद्रोह जो लुई सोलवा करता है, तो उसको लुई सोलवा तो कन्वेंशन जो क्या करती है, वो लुई सोलवा को गिलोटीन पर चढ़ा देती है। ठीक है, कब, 21 जनवरी 1793 को गिलोटीन पर। गिलोटीन क्या है, हमेशा एक बार एग्जाम में कहीं भी आ भी सकता है। गिलोटीन क्या है, गिलोटीन जो है एक तरह का एक यंत्र है जिसपे क्या है, अपराधी को क्या है, अपराधी के सिर को नीचे रख दिया जाता है और काट दिया जाता है। इस तरह से जो है इसको तो मतलब देशद्रोह के द्वारा जो है देशद्रोह के मतलब इसमें सजा इसको दी जाती है। लुई सोलवा को गिलोटीन पर चढ़ाया जाता है और उसकी जो वाइफ रहती है, मेरी एंथवाइट, उसको भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है। तो गिलोटीन जो यंत्र है वो डॉक्टर गिलोटीन के द्वारा बनाया गया था। ये सारी व्यवस्था जो है हम देखते हैं किस तरह से स्थिति कहाँ शुरू होती है और कहाँ आके यहाँ पे मतलब जैकोबिन क्लब पे आती है व्यवस्था। उसके बाद फिर अब मैक्सिमिलियन अब तो मैक्सिमिलियन ही है जो भी है, क्योंकि ये तो सबको मार दे रहा है। एक तो पादरी को भी मार दिया, कुलीन को भी, जो भी अव्यवस्था फैला रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उन लोग को पूरे तरीके से गिलोटीन पर चढ़ा देता है। उसके बाद अब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के हाथों में सब कुछ आता है
अब होता है आतंक का राज्य जो है रीजन ऑफ टेरर। 1793 में रीजन ऑफ टेरर स्टार्ट होता है। अब क्या होता है, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर तो पता ही है कि प्रजातंत्र का घोर समर्थक है, बहुत अच्छे तरीके से समर्थक है। उसके प्रजातंत्र का समर्थक होने के साथ साथ ही जो क्या है वो मतलब एक हथियार की तरह और बहुत ही उग्रवादी उग्रपंथी की तरह वो कार्य करता है, जिसके चलते जो है एक क्रांतिकारी न्यायालय की भी एक स्थापना हो जाती है और कन्वेंशन में ही आपस में जो है एक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इस गतिरोध मतलब कन्वेंशन में ही मतलब रॉबस्पियर के खिलाफ लोग उठ खड़े होते हैं और षड्यंत्र के तहत उसको भी जो है गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है। इस तरह से आतंक का राज्य भी 1794 में खत्म हो जाता है। आतंक रीजन ऑफ टेरर जो है वो भी खत्म हो जाता है। अब क्या होता है, अब तो कोई हो जो व्यवस्था को संभाले। ये सारी व्यवस्था तो वैसे कि अब तो मैक्सिमिलियन जो रॉबस्पियर है वो भी मर जाता है। उसके बाद अब क्या होता है, डायरेक्टरी का शासन आता है। तो डायरेक्टरी का शासन भी आता है। कन्वेंशन बहुत हद तक चीजों को सुधारती है और फिर जो मताधिकार जो है फिर से जो है कर के आधार पर ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो ज्यादा कर देगा उस तरह से व्यवस्था फिर से एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था फिर से आ जाती है। पहले क्या गणतंत्र, उसके बाद फिर से राजतंत्रात्मक व्यवस्था फिर से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या है, फिर नेपोलियन बोनापार्ट, उसी समय व्यवस्था तो बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल जाती है और जनता भी चाहती है। जनता क्या चाहती है, कोई एक ऐसे इंसान की उसको जनता को भी तलाश रहती है कि जो उसके देश को संभाल सके, फिर से जो भी अव्यवस्था फैली हुई है उसको व्यवस्था के मार्ग पे ला सके। उसी टाइम नेपोलियन क्या है, एक तरफ एक सैनिक ही है, एक सैनिक रहता है जो कि उस टाइम ऑस्ट्रिया को हराकर ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है और इटली के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेता है। लेकिन मिस्र के जो भी एक राजा रहते हैं, क्या नेल्सन करके कोई एक राजा रहते हैं, लेकिन उनसे वो हार जाता है और उसके बाद वो अपने जब वो जानता है कि अब जब उसे सूचना मिलती है कि फ्रांस में स्थिति बहुत ही डामाडोल हो चुकी है, तो वो अपने स्वदेश लौटता है और क्या करता है, जो डायरेक्टरी का शासन जो चल रहा होता है उसके बाद क्या वो प्रथम कौंसल बनता है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम कौंसल के रूप में वो 1800 प्रथम कौंसल बनता है और जो भी चर्च के जो पादरी होते हैं उनके साथ क्या करता है, 1801 में नेपोलियन और जो पोप रहते हैं उनके बीच में कॉन्कॉर्डेट की संधि होती है। कॉन्कॉर्डेट की संधि होती है। ये एक तरह की क्या है, धार्मिक संधि है जो कि नेपोलियन और पोप के बीच में होती है। धीरे धीरे क्या है, नेपोलियन जो क्या करता है, फ्रांस में जितने भी मतलब कानून रहते हैं उनका संकलन करता है और 18 नेपोलियन कोड बनाता है। नेपोलियन कोड बहुत ही, नेपोलियन संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी, नेपोलियन बोनापार्ट की। और इस तरह से पूरे जो भी कानून होते हैं उनका संकलन करता है और इस तरह से 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन जाता है। ठीक है, फ्रांस का सम्राट बनता है और 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बनता है और 1815 तक, जबकि वाटरलू का युद्ध 1815 के वाटरलू के युद्ध तक, वाटरलू के युद्ध तक फ्रांस का सम्राट बना रहता है और फ्रांस को एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था वो देता है। नेपोलियन संहिता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी रहती है। मतलब सोचो, एक सैनिक से स्टार्ट होता है और कहाँ वो प्रथम कौंसल बनता है, फिर उसके बाद 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है और उसके बाद वाटरलू के युद्ध तक वो अपना झंडा हर मतलब देश में फहराने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कितनी उथल पुथल के बाद कहाँ एक संवैधानिक
पहले देखते हैं कि एक निरंकुश राजतंत्रात्मक निरंकुश व्यवस्था है, उसके बाद जनता उद्वेलित होती है, जनता अपने अधिकारों की मांग करती है, उसके बाद संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था आता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं एक गणतंत्रात्मक शासन आता है मैक्सिमिलियन रॉब्सबियर के तहत, जो कि एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो भी एक उग्रपंथी विचारधारा। कोई भी चीज अच्छी होती है, लेकिन देखते हैं कैसे कितना उथल पुथल हो रहा है, कभी संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था आ जाती है, कभी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आ जाती है, उसके बाद जो है एक बागडोर जो है नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में आता है। तो फिर उसके बाद अभी हम जानेंगे क्या, अब ये जितना कुछ हुआ है, जितनी व्यवस्था आई, उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति का जो है क्या महत्व हुआ, क्या उसका स्वरूप था, और उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति से जो है अन्य देशों में भी क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। अब जैसे अगर हम बात करें कि फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप क्या था, मतलब इस क्रांति में किन लोगों ने, मतलब क्या स्वरूप था, किस वर्ग के लोगों ने जो है ज्यादा योगदान दिया। तो पहले से हम देख रहे हैं कि क्रांति शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद तक बुजुर्वा वर्ग ने, पहले मैंने बताया कि बुजुर्वा वर्ग की क्रांति थी, मतलब मध्यम वर्ग की ही ये क्रांति थी। तो इसका जो स्वरूप जो था वो मध्यम वर्ग ही था, बुजुर्गा वर्ग ही था। क्यों? क्योंकि इस वर्ग के लोग जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, यहाँ तक कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो इस क्रांति से रिलेटेड थे। ठीक है, और इस क्रांति बुद्धिजीवी जो वर्ग के लोग जो थे वो मध्यम वर्ग से ही आते थे, और मध्यम वर्ग के लोग जो है मतलब पहले ही मैंने बताया कि मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा योग्यता भी धारण करते थे, लेकिन इन लोगों को उस हिसाब से जो है वो सहभागिता जो है, एक प्रशासन में सहभागिता और एक रूपता की स्थिति नहीं देखी जाती थी। तो मतलब मध्यम वर्ग की ही क्रांति थी ये बेसिकली, मतलब शुरू से देखे तो, क्योंकि मध्यम वर्ग इसमें बहुत ज्यादा त्रस्त था। लेकिन बाद के दिनों में थोड़ा देखते हैं कि सर्वसाधारण वर्ग, ठीक है, जैकोबिनो के जो बाद में हम देखते हैं कि जैकोबिनो के नेतृत्व में जो है सर्वसाधारण वर्ग भी उठ खड़ा होता है, लेकिन सर्वसाधारण वर्ग उठ खड़ा होता है लेकिन कम समय के लिए। ठीक है, उन लोगों को तो मतलब मताधिकार की भी व्यवस्था नहीं होती है, देने का अधिकार नहीं होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जितने भी हित होते हैं मध्यम वर्ग के ही हाथों में आते हैं। पहला तो जो फर्स्ट स्टेट्स के जो लोग थे और सेकंड स्टेट्स के भी जो लोग थे, उनके पद और उनके जो भी लाभ है वो मध्यम वर्ग के हाथों में आ जाता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे फ्रांस की क्रांति के परिणाम के बारे में, कि जितना कुछ हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, मतलब कारण जो हम लोग पढ़े, उसके बाद देखें कि किस किस चीज से जो है वो चेंजेस आते गए, और फिर उसके बाद क्या क्या परिणाम निकलते हैं फ्रांस की क्रांति के। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज से जनता जो त्रस्त थी, जिस चीज से मध्यम वर्ग त्रस्त था, उसी में सुधार आएगा। ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सुधार आएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से सुधार आएगा, सामाजिक दृष्टिकोण से सुधार आएगा, और धार्मिक दृष्टिकोण से सुधार आएगा, शैक्षणिक दृष्टि से सुधार आएगा, महिलाओं की स्थिति से सुधार आएगा, मतलब हर जो है वो स्थितियां जो है बदलती जाती हैं। तो पहला जो है सामंती व्यवस्था या पुरातन व्यवस्था की समाप्ति। जो भी पुरातन व्यवस्था थी फ्रांस की क्रांति के पहले, जो भी सड़ी गली जो व्यवस्था चली आ रही थी, उससे क्या होता है, सामंती व्यवस्था से जो है छुटकारा मिलता है। ठीक है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि जनता जो है वो एकजुट हो जाती है, और जो सामंती व्यवस्था शुरू से जो चली आ रही होती है, जो शोषण चला आ रहा होता है, जो जनता पे जो है हर तरह के जो कर लगा दिए जाते हैं, जैसे मैंने बताया टीथे और टाल नाम के जो कर लगा दिए जाते हैं, वो सब तो चेंज हो जाता है। अब जनता शोषित कैसे होगी, जब जो भी करों का जो एक जो कर जो लगाए जाते हैं, उस पे क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो सामंती व्यवस्था तो ऑब्वियस है, जो भी व्यवस्था थी वो समाप्त हो जाती है। और राजतंत्र की समाप्ति तो आप देख चुके हो कि लुई सोलवा को जो है वो क्या गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है, और इससे राजतंत्र की समाप्ति हो जाती है। एक संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो जनता के सामने
मतलब क्या होता है, व्यवस्थित होती है। लेकिन ये जो राजतंत्र की जो समाप्ति है वो कुछ ही समय तक रहती है, गणतंत्र की व्यवस्था आती है, फिर आगे चलकर एक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था फिर आती है। फिर प्रशासनिक एक रूपता भी हम देखते हैं कि जो भी मतलब उस टाइम क्या था, प्रशासनिक अव्यवस्था का बोलबाला था। प्रशासन जो है वो मतलब किसी जिले में कुछ और था, किसी जिले में कुछ और था। तो जब ये व्यवस्था आ जाती है तो क्या होता है, सब जगह समान व्यवस्था होती है। अब क्या है, कर जो है, जो भी टैक्स जो दिए जाते हैं वो क्या होता है, जो भी टैक्स दिए जाते हैं वो एक रूपता के आधार पर ही दिए जाते हैं। एक कानून बना दिया जाता है जिससे जो है वो लोग क्या है, टैक्स दे सकेंगे। कोई मतलब पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। जो सही है वो सही तरीके से टैक्स दिया जाएगा। ठीक है। फिर है राष्ट्रीयता की भावना का उदय होता है, क्योंकि लोगों में क्या था, राष्ट्रीयता की भावना का उदय तो था नहीं। जब फ्रांस की क्रांति होती है तो लोगों में क्या है, एकजुटता की भावना आती है, लोग अवेयर होते हैं और उनमें क्या होता है, एकजुट होकर जो है उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। उसके बाद व्यक्ति का महत्व भी बढ़ जाता है। व्यक्ति का महत्व क्या है, बढ़ना। क्या है, पहले क्या था, व्यक्ति का महत्व तो था नहीं, लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी नहीं। लोग जो है अपनी जो मांग है और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो क्या करते हैं, किसके समक्ष रखते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो थी नहीं। ठीक है। और इस तरह से क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ता है। जब 1791 में जो संविधान बनता है तो नागरिक और अधिकारों की जो मांग है वो एक घोषणा पत्र जारी होता है, जिससे जो है जनता क्या है, अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होती है और उनके अधिकार भी है। बहुत सारे अधिकार जो है वो एक घोषणा पत्र के जरिए जो है वो लागू होते हैं, जिससे जनता का शोषण नहीं हो सके। फिर अब ये सारा, अब जो भी लड़ाई हो रही थी किस चलते हो रही थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का उदय होता है। लोगों में स्वतंत्रता की भावना भी आती है, समानता और बंधुत्व का जो है भाईचारा भी बढ़ जाता है। उसके बाद देखते हैं नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना। नागरिक है, अब क्या है, नागरिक पहले की अपेक्षा जो है एकदम स्वतंत्र हो गए। सामंती व्यवस्था भी है जो वो समाप्त हो गई है। अब जनता जो क्या है, खुले तरीके से व्यापार भी कर सकती है, वाणिज्य व्यापार पर भी ध्यान लगा सकती है। वर्ग विभेद की जो एक नीति जो अपनाई गई थी वो भी अब समाप्त हो जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता भी बढ़ती है। पहले ही मैंने बताया कि फ्रांस में क्या था, कैथोलिक जो धर्म था उसी का बोलबाला था, और अन्य जो मतलब धर्म के मतावलंबी थे उन पे तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, उनका शोषण किया जाता था। लेकिन अब जब इस क्रांति के बाद क्या हुआ, इस क्रांति के बाद जो है, फ्रांस की क्रांति के बाद जो है सबको, फ्रांस जो है ना धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। उस क्रांति के बाद क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया और समाजवाद का आरंभ भी होता है। जब फ्रांस की क्रांति के बाद जब जैकोबिन दल मतलब प्रभाव में आता है, जब जैकोबिन दल जब प्रभाव में आता है तो उस टाइम क्या होता है, हर वर्ग, सर्वसाधारण जो वर्ग है उसको, मतलब बहुसंख्यक जो गरीब रहते हैं उसको ये ऊपर उठाने का काम करता है जैकोबिन दल। तो इस तरह से क्या हुआ, समाजवाद का भी उदय होता है, शैक्षणिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। शैक्षणिक व्यवस्था पर जब चर्च का जब अधिकार रहता है, जब चर्च का ही आधिपत्य रहता है, तो इस तरह से जब चर्च को पूरे तरीके से उसके अधिकारों को, पादरी के जो अधिकार जो है उनको जब निरस्त कर दिया जाता है तो उससे शैक्षणिक योग्यता क्या है, सरकार शैक्षणिक योग्यता बनाती है, व्यवस्था करती है, जिससे जो लोग हैं, जो भी सर्वसाधारण जो लोग हैं, हर एक तबके के जो लोग हैं उन तक जो है सही तरीके से शिक्षा पहुंच सके। मैट्रिक प्रणाली लागू की जाती है। इस मैट्रिक प्रणाली लागू के द्वारा, जो पहले मैंने बताया कि जो भी मतलब तौल और माप की जो इकाई रहती है उसमें एक रूपता नहीं होती है, लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद जो है एक व्यवस्था, उसको बोलते हैं मैट्रिक प्रणाली। मैट्रिक प्रणाली व्यवस्था लागू की जाती है और इस प्रणाली के तहत जो है फ्रांस को बहुत ज्यादा फायदा होता है और
की जो इकाई है उसमें एक रूपता देखने को मिलती है। यहाँ तक कि इस क्रांति के बाद दशमलव पद्धति का भी प्रयोग होता है, जो कि व्यापार और वाणिज्य में बहुत हद तक जो है वो सहायता मिलती है। और व्यापार वाणिज्य में वृद्धि भी होती है जब गिल्ड जो था, पहले मैंने बताया जो गिल्ड नाम का जो है व्यापारिक संगठन जो था उसको तो पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, आयात में भी वृद्धि होती है। आयात और निर्यात की जो व्यवस्था होती है उसमें अब गिल्ड रहेगा ही नहीं। गिल्ड नामक जो एक व्यापारिक संगठन है जब वो रहेगा ही नहीं तो इससे क्या होगा, व्यापार वाणिज्य में जो है वृद्धि होगी और सामंती व्यवस्था को जो है पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाता है। सामंती व्यवस्था के खत्म होने पे क्या होता है, किसान भी बहुत खुशहाल हो जाते हैं, किसानों की स्थिति भी बहुत सुदृढ़ हो जाती है। उसके बाद तो हम देख चुके हैं कि नेपोलियन का कानून संग्रह आता है, नेपोलियन कोड आता है, जो कि फ्रांस में जितने भी कानून होते हैं उनको संग्रह कर दिया जाता है। ठीक है, संग्रह करके जो है फ्रांस में एक विधि संहिता जारी हो जाती है जिसको नेपोलियन कोड कहते हैं। फिर एक नया कैलेंडर भी जारी होता है, जो नया कैलेंडर जारी होता है। क्यों जा रहे हो तुम यार? अभी हमने पूरा परिणाम देख चुके हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग इस फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति होने के बाद जो है इसके प्रभाव भी अन्य देशों पर भी पड़े। ठीक है, तो जहां यूरोप पे प्रभाव की बात करें फ्रांस की क्रांति की, तो जो फ्रांस की क्रांति हो रही थी ना, तो यूरोपीय देश के जो लोग थे ना, वो भी निरंकुश जो राजतंत्र है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। वो भी फ्रांस की तरफ जो है मतलब आशा का एक किरण होता है ना, उसके अनुसार देख रहे थे कि अरे फ्रांस में जब निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ जब आवाज हम लोग उठा सकते हैं, सामंती व्यवस्था के खिलाफ, जो भी निरंकुश है शासन है उसके खिलाफ जब आवाज उठाई जा सकती है फ्रांस में, तो क्यों नहीं हम लोग भी आवाज उठाएं। तो इससे जो है अन्य यूरोपीय जो भी कंट्री के जो लोग हैं वो भी अवेयर हो गए कि अब फ्रांस की क्रांति के जैसा जो है हम लोग के भी देश में क्रांति होनी चाहिए और निरंकुशता के खिलाफ हम लोग को भी एकजुट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक देखते हैं हम लोग इटली में भी प्रभाव होता है। जब फ्रांस की क्रांति जब हुई तो इटली उस टाइम एकीकृत नहीं था, लेकिन जब फ्रांस की क्रांति जब होती है तो इटली पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इटली इस तरह से क्या होता है, जब मतलब आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि इटली में एकीकरण जो है एक संभव हो जाता है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव इटली के एकीकरण पर भी पड़ता है। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी इससे अछूता नहीं रहता है। यहाँ तक कि नेपोलियन क्या करता है, जब 300 राज्यों में जो विभक्त रहती है जर्मनी, ठीक है, 300 राज्यों में जर्मनी जो विभक्त रहती है, तो नेपोलियन क्या करता है, 39 राज्यों का एक संघ बनाता है। तो क्या 39 राज्यों में उसको क्या करता है, एकजुट कर देता है। उसके बाद हम लोग पोलैंड की तरफ देखें तो नेपोलियन जो क्या करता है, पोलैंड को भी एक संयुक्त रूप से एक परिदृश्य स्थापित करता है कि उसके बाद देखते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध जब होता है तो पोलैंड भी क्या होता है, एकजुट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पोलैंड वाला भी देख लिया हम लोग कि पोलैंड पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद पोलैंड पर भी हम लोग प्रभाव देख लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि इंग्लैंड पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। 1830 फ्रांस की क्रांति जब होती है तो 1832 में इंग्लैंड में जो है रिफॉर्म एक्ट जारी होता है, जिसके जरिए जो है इंग्लैंड में संसदीय सुधार की व्यवस्था लागू होती है। ठीक है, उसके बाद भारत पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भारत उस टाइम क्या है, इंग्लैंड के प्रभाव में रहता है। ठीक है, विदेशी शक्तियां इसे घेरी रहती हैं। तो उस टाइम टीपू सुल्तान रहते हैं, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक रहते हैं। वो क्या करते हैं, जैकोबिन क्लब के सदस्य बन जाते हैं और भारत को एक तरह से निरंकुशता के खिलाफ, जो भी उनका शोषण हो रहा होता है उसके खिलाफ एकजुट होते हैं। यहाँ तक कि राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय भी फ्रांस की क्रांति से बहुत जो है इंस्पायर्ड रहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जहां फ्रांस की क्रांति ने अपने लोगों को
अपने देशवासियों को जो है एक शोषणकारी दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो आवाज तो उठाई और अनेक तरह की अव्यवस्था के खिलाफ वो क्या करते हैं, अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं और बहुत सारे कानून बनाते हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अन्य देशों पर भी हम लोग प्रभाव देख लेते हैं कि किस तरह से पूरी तरीके से जो भी 18वीं सदी में उथल पुथल हो रही होती है, फाइनली फ्रांस जो है स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होता है और अपने कंट्री को क्या करता है, अपने कंट्री को स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होते हुए देखता है। और यहाँ तक कि वो पूरे यूरोपवासी क्या पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे वर्ल्ड में क्या करता है, समानता, सद्भाव, संप्रभुता और जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो एक प्रस्तुतिकरण जो है सारे विश्व में जो है देने के लिए प्रस्तुत करता है। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है।